हेलो दोस्तों, का स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है किसी कण का वह गुण, किसी कण का वह गुण जो अपने चारों तरफ विद्युतीय बल का अनुभव करता है, विद्युतीय बल का अनुभव करता है या एक दूसरे पर बल आरोपित करता है, या एक दूसरे पर बल आरोपित करता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश को अर्थात आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कैपिटल Q, तो कहीं कहीं देखने को मिलता है स्मॉल q। इसलिए पढ़ेंगे दोनों। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश दो प्रकार के होता है। आवेश दो प्रकार के होता है। आवेश दो प्रकार के होता है। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज एंड ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन। यहाँ देख सकते हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अर्थात समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता से देख सकते हैं समान आवेश पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अगर पास में रखा हुआ हो तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ भी देख सकते हैं समान आवेश निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन बट असमान आवेशों में आकर्षण होता, अट्रैक्शन होता है। कब? जब आवेश असमान हो, अर्थात एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो और दोनों पास में रखा हुआ हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अर्थात इसमें आकर्षण होता, आकर्षण अट्रैक्शन होता। कब? जब अपोजिट चार्ज रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। यहाँ देख सकते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। असमान आवेशों एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों आवेश का मात्रक। इसके आगे पढ़ेंगे आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज बोलता है इट इज इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई मात्रक। इसका मतलब किसका? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम। कूलम को हम शॉर्टकट में C लिखते हैं। यहाँ देख सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, 3 गुने 10 टू पावर 9 स्टेट कूलम। इट्स सीजीएस यूनिट, इसका सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। इसको शॉर्टकट में SC लिखते हैं, एस से स्टैट, C से कूलम। और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आवेश का बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। इसको फिर से देखते हैं, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। आगे देखते हैं अदर यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 के पावर -6 कूलम, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 कूलम, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू पावर -12 कूलम, 1 पिको कूलम इज इक्वल टू 10 टू पावर -12
कूलम। इसको याद करना है 1 माइक्रो, माइक्रो माइनस 6, नैनो तो माइनस 9, माइक्रो माइक्रो माइनस 12, पिको तो माइनस 12। 1 माइक्रो कूलम इजकल टू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, 1 नैनो कूलम इजकल टू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम, 1 माइक्रो कूलम इजकल टू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम, 1 पिको कूलम इजकल टू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम। फंडामेंटल पार्टिकल, मौलिक कण। देखते हैं पार्टिकल कुछ होता है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, -1.602 गुने 10 टू पावर माइनस 90 कूलम। इसका सिंबल देख सकते हैं, इस पर मास देख सकते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.602 गुने 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको प्लस ई से सूचित करते हैं, इसका सिंबल हो गया। इस पर मास देख सकते हैं, न्यूट्रॉन देख सकते हैं, इसका मास देख सकते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यह न्यूट्रल आवेश कण होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके आगे समझेंगे परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, अर्थात कोई जब न्यूट्रल आवेश जब इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, जैसे -1 इलेक्ट्रॉन दान किया, 1 इलेक्ट्रॉन को दान किया तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन को यह दान करता है तो ये न्यूट्रल आवेश से, न्यूट्रल एटम से यह -1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता, -2 इलेक्ट्रॉन दान करता, -2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता, -3 इलेक्ट्रॉन को दान करता, -3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता। इसके आगे देखते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। इसमें भी समझ सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या होता है, इस पर कर्ज होता है, इसलिए माइनस चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो -1 चार्ज, जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा -2 चार्ज, जब 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो -3 चार्ज। इसके आगे समझते हैं, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, यहाँ समझना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वह धन आवेशित हो जाता है। यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ बताया जब इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो इस पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज धन आवेशित हो जाता है। तथा जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, यहाँ समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता तो वह ऋणावेशित हो जाता है, नोट, यदि कोई परमाणु धनावेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आती है, कब, जब वह धनावेशित हो तब। तथा यदि कोई परमाणु ऋणावेशित होता है तो उनके द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। यहाँ समझना, न्यूट्रल एटम, इसका मास क्या है, कैपिटल एम है। यहाँ जब पॉजिटिवली चार्ज होता है तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कब इस पर आता है, पॉजिटिव कब आता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को दान करता है। जैसा ही इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को दान किया तो 1 पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होगा उसमें क्या होगा, एगो दान किया तो एगो घट जाएगा, इसलिए इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसमें थोड़ी सी कमी आती है। इसी को लिखते हैं डेल्टा एम में डेल्टा एम माइनस। इसमें देख सकते हैं, अगर निगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता, अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहता, वो ग्रहण करता, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 2 माइनस चार्ज होगा, इसीलिए उसका द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि होता है।
थोड़ी सी वृद्धि होता है। कब? नेगेटिवली चार्ज ऋणावेशित होता है तब। इसके आगे समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कहता आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार आवेशों के परिमाण, आवेशों के परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आवेशों का परिमाण जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस यानी प्लस माइनस यानी। इसके आगे समझते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहता है आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता, आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही नष्ट किया जाता, न ही नष्ट किया जा सकता। आवेश को इसे अर्थात आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता, रूपांतरित किया जा सकता तथा किसी पृथक्कृत निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग जो होता है वह क्या होता है? नियत होता है। किसी भी पृथक्कृत निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग नियत होता। क्या होता? नियत होता। यह एक सार्वत्रिक नियम है, यह एक सार्वत्रिक नियम है। यह एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिए पृथक्कृत निकाय। पृथक्कृत निकाय कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यह खाली क्लोज, सिर्फ क्लोज रहना चाहिए। इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को ले लिए, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें नेट चार्ज अगर निकाले तो टोटल को जोड़ते हैं प्लस वाले को तो आता है 26 इलेक्ट्रॉन और टोटल नेगेटिव वाले को जोड़ते हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन। दोनों को माइनस जब कर देंगे तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। यही होता है, नियत होता है। बीजगणितीय योग जो होगा वह नियत होता है। यह एक सार्वत्रिक नियम है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश का गुण, आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का गुण। कहता है पहला नंबर देखते हैं तो आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं। इसमें बताना है आवेश का गुण, गुण क्या है आवेश का? तो बताता पहला आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें भी पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं। अगर समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा, अगर असमान आवेश होगा तो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। आवेश एक सदिश राशि, सॉरी आवेश एक अदिश राशि, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश रूपांतरित होता, आवेश रूपांतरित होता, आवेश संरक्षित होता, आवेश संरक्षित होता, आवेश संरक्षित होता। स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, इसमें ध्यान देना है दोस्तों। अस्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अस्थिर आवेश जो होता है, अस्थिर आवेश मतलब समझते हैं, अस्थिर रुका हुआ आवेश जो रहता है वह सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन वट जो गतिशील आवेश रहता है, जो गतिशील आवेश रहता है वह विद्युत एवं चुंबक क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। जो गतिशील आवेश रहता है वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। फिर से समझते हैं, जो स्थिर आवेश रहता है वह केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बट लेकिन गतिशील आवेश जो रहता है वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वह वेग अर्थात वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। आवेश का जो अस्तित्व है वह द्रव्यमान के बिना संभव
नहीं है। जबकि जबकि द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है। आवेश के बिना संभव है। आवेश का अस्तित्व जो है द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान का अस्तित्व जो है वह आवेश के बिना संभव है। आवेश क्वांटीकृत होता। आवेश योगात्मक गुण का पालन करता। कौन सा गुण दोस्तों? योगात्मक गुण। आवेश योगात्मक गुण का पालन करता। आवेश योगात्मक गुण का पालन करता है। इसके आगे समझेंगे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इसमें कहता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल तथा उस निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ऐसे देख सकते हैं, माना कि किसी निकाय में Q1, Q2, Q3, Qn आवेश स्थित है। कूलॉम के नियम के अनुसार परिणामी बल क्या होगा? देखते हैं इसके आगे। F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट डॉट जितना चार्ज रहेगा उतना बल लेगा Fn तक। देख सकते हैं एक निकाय है, इसमें यहाँ Q1 चार्ज, Q2 इधर Q3 है, इधर Q4 है। अगर Q1 है तो इस पर जो फोर्स लगेगा F1 लगेगा, Q है तो F2 लगेगा, Qn है तो Fn लगेगा, Q3 है तो F3 लगेगा, Q4 है तो F4 लगेगा। और टोटल जो फोर्स होता है वह F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस Fn। ये वेक्टर के रूप में वेक्टर ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 Fn तक। ये होता है क्या? ये क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके आगे समझेंगे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। ये इम्पोर्टेंट है, कूलॉम का नियम। इसको अच्छा से समझेंगे। सबसे पहले इसमें समझना है कि कूलॉम का नियम क्या होता है। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? इसमें समझना कि दो चार्ज ले लिए, एक चार्ज को नाम रख दिए Q1, एक चार्ज को रख दिए नाम Q2। इन दोनों आवेशों को r दूरी पर रख दें। r दूरी पर रख। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जहाँ दो आवेश होगा वहाँ आकर्षण भी हो सकता, प्रतिकर्षण भी हो सकता। वह आवेश पर डिपेंड करता। अगर लाइक चार्ज रहेगा, समान चार्ज रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा तो आकर्षण होगा। असमान तो आकर्षण, समान तो प्रतिकर्षण। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। उन दोनों आवेशों के परिमाणों, आवेश क्या? एक Q1 एक Q2 के परिमाण, इसका परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है दोस्तों। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले Q1 Q2 के बीच की दूरी r है, इसका वर्ग करना है तो r² के व्युत्क्रमानुपाती तो 1/r
आर स्क्वायर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ से दो समीकरण आ गया। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 डॉट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। दूसरा आ गया वेक्टर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ से देख सकते हैं एफ यहाँ से एक गुने Q1 Q2 तो यहाँ आ गया Q1 Q2/r²। ये समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता होता है। हम यहाँ एक नियतांक k लेते हैं। k क्या एक नियतांक है, यहाँ नियतांक को क्या ले लिए, k ले लिए। ये समानुपाती हट गया, इसके जगह पर बराबर आ गया Q1 Q2/r², जहाँ k एक नियतांक है। के बराबर हो यहाँ रखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं, इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट। इसका मान जो होता है 9 गुने 10⁹, 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका जो SI मात्रक है उसको ध्यान से याद करना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के का जो मान होता है 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसके आगे के की जगह क्या रख देंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। के की जगह रख दिए क्या, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। जहाँ वेयर इप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो निर्वात में विद्युतशीलता या परावैधुता, निर्वात में विद्युतशीलता या परावैधुता। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, के का जो मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसी को लिखते हैं क्या, 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म सदिश में देख लेते हैं, तो वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। आर कैप, जहाँ ये क्या है, तो यह एक एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश है। आर कैप एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश किसे कहते हैं, तो जिसका परिमाण एक के बराबर हो, एक के बराबर हो उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। आर कैप इजिकल टू 1, जिसका परिमाण एक के बराबर हो उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। इसके आगे समझते हैं इप्सिलॉन। इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन आर, यह एक फॉर्मूला होता है। इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन आर, या इप्सिलॉन आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इप्सिलॉन आर बराबर निकालेंगे तो ये इप्सिलॉन नॉट गुना में तो क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। जहाँ वेयर इप्सिलॉन को कहते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और इप्सिलॉन आर को कहते हैं किसी आपेक्षिक माध्यम की विद्युतशीलता, किसी आपेक्षिक माध्यम की विद्युतशीलता। इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 गुने 10⁻⁻12 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी पूछता है इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर। इसका डायमेंशन देख लेते हैं, विमीय सूत्र इप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र डायमेंशन। सबसे पहले कूलम स्क्वायर है तो कूलम का डायमेंशन होता है एस, कूलम स्क्वायर है तो इसको 2 मरते लिख दिए। न्यूटन का डायमेंशन m/10⁻⁻2, मीटर का डायमेंशन एल, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ m नीचे ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1, यहाँ l गुने एल स्क्वायर, l के पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो -3, l के पावर -3। यहाँ से देखते हैं t के पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो t के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ s इसका हो जाएगा t
और इसका टी गुने टी स्क्वायर और टी स्क्वायर गुने टी स्क्वायर टी के पावर 4 और बचा ए गुने ए स्क्वायर ए गुने ए स्क्वायर तो ए के पावर 2। इसका जो डायमेंशन है m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 a के पावर 2। कूलॉम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसमें कहता है कूलॉम का नियम कूलॉम्स लॉ केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है, केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। कूलॉम का नियम केवल अस्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। कूलॉम का नियम केवल अस्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। कूलॉम का नियम माध्यम मीडियम पर निर्भर नहीं करता। कूलॉम का नियम जो है वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम है। कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम है। दो आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -15 10 टू पावर -15 इसी को बोलते हैं वन फर्मी इज इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर से कम होता है। अगर दो आवेश है, एक Q है और एक Q2 है, एक Q1 है एक Q2 है, इसके बीच की दूरी अगर 10 के पावर -15 मीटर से कम है तो वहाँ कूलॉम का नियम लागू नहीं होता। कूलॉम का नियम निष्फल हो जाता है। कूलॉम बल को केंद्रीय बल कहते हैं। कूलॉम बल को केंद्रीय बल कहते हैं क्यों? कूलॉम बल को केंद्रीय बल कहते हैं क्यों? क्योंकि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, जहाँ दो आवेश रहेगा वहाँ आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, असमान आवेश है तो आकर्षण होगा। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसलिए कूलॉम बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। इसलिए कूलॉम बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। इसलिए कूलॉम बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।